गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं संदीप चारण सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे आपने रैंकिंग टेस्ट के जो भी क्लासें देखी थी, आशा करता हूं कि आपके समझ में आई होगी, ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल सही समय के अनुसार अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे। अगर पीछे वाले टॉपिक में अगर आपके डाउट रहे तो वो आप क्लियर करते रहना, ठीक है। फिर भी अगर डाउट क्लियर ना हो तो हम तक वो क्वेश्चन पहुंचा देना। आज अपन बात करते हैं, देखो मैंने पहली क्लास में आपको बोला था कि अपन टॉपिक लेके चलेंगे, एक पार्ट लेके चलेंगे। हम सबसे पहले डायरेक्शन का पार्ट लेके चले थे। डायरेक्शन का पार्ट पढ़ने के बाद अपन ने रैंकिंग का पार्ट पढ़ा था, और रैंकिंग के बाद आज अपन जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, जिसे हिंदी में बोला जाता है बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था एसएससी, बैंक, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के अंदर ये टॉपिक लगता है। देखिए इस टॉपिक की एक खासियत और है, या तो इसका एग्जाम में प्रश्न आता नहीं है। अगर एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न आता है तो वह अपने साथ 3 से 4 क्वेश्चन लेके आएगा। कारण क्या है? क्योंकि क्वेश्चन लेंथी होगा, आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अपन इसका एक डायग्राम बनाएंगे, आरेख बनाएंगे। अगर आप वो आरेख सही बना पाते हैं तो ये आपके 3 से 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप आरेख नहीं बना पाओगे तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, और अगर अटेम्प्ट भी करोगे तो आप फिर 5 नंबर पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अपन बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की। हिंदी में बोला जाता है इसको बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था जो है वो अपने सिलेबस में 2 टाइप से है। कैसे कैसे? एक तो बैठक व्यवस्था होगी वृत्त में, और एक बैठक व्यवस्था होती है पंक्ति में। वृत्त में और पंक्ति में। वृत्त का मतलब एक गोले में बैठेंगे और पंक्ति का मतलब एक रो में बैठेंगे। बाकी मैटर दोनों में लगभग सेम सा रहेगा, दाएं बाएं का, वामावर्त का, दक्षिणावर्त का। देखिए इन दोनों में भी 2-2 टाइप आगे चल के बनती है। वृत्त में 2 टाइप क्या बनती है? एक तो बनती है जब व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। दूसरा है जब व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। एक तो व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, दूसरा व्यक्ति केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठे। ऐसे ही अपन बात करते हैं किसकी? पंक्ति की। पंक्ति में भी 2 प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट होगा। एक तो होगा जब पंक्ति उत्तरोन्मुख हो। उत्तरोन्मुख का मतलब पंक्ति का जो मुंह होगा वो किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में होगा। और दूसरा जब पंक्ति दक्षिणोन्मुख हो। दक्षिणोन्मुख होने का मतलब पंक्ति में जो भी कैंडिडेट बैठेगा उसका मुंह किस दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। ये 4 बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, ताकि कई बच्चों के बाएं दाएं में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि बाएं 2 स्थान आगे कैसे चलें, दायां 2 स्थान आगे कैसे चलें। रटने वाला मैटर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो अपन ने क्या देखा कि बैठक व्यवस्था होगी 2 प्रकार से, वृत्त में और पंक्ति में। वृत्त में 2 प्रकार से, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, दूसरा जब बच्चे बाहर की ओर मुंह करके बैठे। ऐसे ही पंक्ति में भी 2 प्रकार से, पंक्ति उत्तरोन्मुख होकर बैठे या पंक्ति दक्षिणोन्मुख होकर बैठे। अब चलिए अपन बात करते हैं सबसे पहले कि जब सारे बच्चे किधर मुंह करके बैठे, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, तो कौन सा उनका बायां होगा, कौन सा उनका दायां होगा, वो चीज़ जो है वो अपन एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, एक वर्त बना लेना। ये एक वर्त है। कैंडिडेट का मुंह मान लो केंद्र की ओर है। किधर है? केंद्र की ओर। एक बात बताइए, आप इस बोर्ड को देख रहे हैं, आपका मुंह किधर है? वर्त के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है? तो बिल्कुल बेसिक सी बात है कि सर हमारा मुंह जो है वो इस वर्त के केंद्र की ओर है। तो आपका बायां कौन सा है और दायां कौन सा है? ये तो है आपका
दायां, और ये है आपका बायां। एक बात मैं बता देता हूं, कई बार बच्चों के दाएं बाएं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो एक हिंट दी जाती है कि शर्ट के जिस साइड में पॉकेट होता है, साधारण शर्ट जो होता है उसके जिस साइड में पॉकेट होता है उसे बायां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायां। और उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या कहलाता है? दायां। तो जब व्यक्ति का केंद्र की ओर मुख हो और अगला आपको बाएं चलने का बोले तो आपको इस दिशा में घूमना है, और दाएं चलने का बोले तो आपको इस दिशा में चलना है। दूसरी आती है, ये तो कहा था कि भाई जब सारे बच्चे किधर मुंह करके बैठे? केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, ठीक है। दूसरा यही वर्त है, लेकिन इस बार मुंह की दिशा चेंज हो गई। इस बार बच्चों का मुंह किधर है? बाहर की ओर है। क्या है? बाहर की ओर। जब अपन डायरेक्शन टेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे ही व्यक्ति अपनी मुंह की दिशा को बदलता है, परिवर्तित करता है, उसका बायां दायां परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे भी यहाँ क्या चेंज होगा? सिर्फ और सिर्फ बायां दायां चेंज होगा। केंद्र की ओर मुंह करके जब मैं बैठा था उस समय मेरा जो बायां था वो अब दायां होगा। अब क्या होगा? दायां होगा। और यहां पे जो मेरा दायां था वो अब किस में चेंज हो जाएगा? बाएं में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? बाएं में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये पोजीशन किसकी थी? जब व्यक्ति किधर मुंह करके बैठे? केंद्र से बाहर की ओर। ये पोजीशन थी जब व्यक्ति किधर मुंह करके बैठे? केंद्र के अंदर की ओर। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे अपन बात करते हैं किसकी? पंक्ति की, क्योंकि वही दो पोजीशन पंक्ति में बनेगी। तो अब आगे अपन बात करेंगे पंक्ति की। देखो, क्योंकि पंक्ति की भी मैंने आपको दो टाइप बताई थी। कौन कौन सी? कि जब एक तो जब पंक्ति पूरी किधर मुंह करके बैठे? उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, जिसे अपन शुद्ध भाषा में कहेंगे उत्तरोन्मुख। और दूसरा जब पंक्ति किधर की ओर मुंह करके बैठे? दक्षिण की ओर। तो अब बात होगी किसकी? पंक्ति की। पहले मैं लेता हूं कि पंक्ति उत्तरोन्मुख है। देखिए, कई बार अगला आपको वर्त वाले जो बात की थी अपन ने, कई बार वर्त में क्या कहता है कि कैंडिडेट की पोजीशन नहीं बताता है कि इसका मुंह केंद्र की ओर है या बाहर की ओर। तो वहां पे अपन व्यक्ति का मुंह किधर मानेंगे? केंद्र की ओर मानेंगे। क्यों? इसलिए केंद्र की ओर मानने को आप बाहर की ओर भी मान सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। केंद्र की ओर इसलिए माना जाता है क्योंकि फिर वहां आपका बायां ही वर्त का बायां होगा और आपका दायां ही वर्त का दायां होगा। एक बात मैंने और भी बताई थी कि निर्जीव जो वस्तु होती है उसका कभी भी बायां दायां नहीं होता है। अपना बायां ही उसका बायां होता है, अपना दायां ही उसका दायां होता है। पंक्ति की बात करते हैं। पहली पोजीशन जब पंक्ति उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, जिसे हिंदी में उत्तरोन्मुख कहा जाता है। कई बार ये नाम आ जाता है कि पंक्ति उत्तरोन्मुख बैठी है तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तरोन्मुख का मतलब उत्तर की ओर मुंह करके। ये मान लो कोई पंक्ति है, इसका मुंह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। आपका मुंह बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, क्योंकि बोर्ड में तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर ही होती है और आपका मुंह अभी किधर है? बोर्ड में ऊपर की ओर ही है। तो अब ये क्या होगा? पंक्ति का बायां किनारा। क्या माना जाता है? पंक्ति का बायां किनारा। ये क्या माना जाता है? पंक्ति का दायां किनारा। क्या माना जाता है? पंक्ति का दायां किनारा। अगर किसी व्यक्ति को, ये क्या है? मान लो अपन मान लेते हैं कि केंद्र है, ये इस पंक्ति का सेंटर पॉइंट है, केंद्र है। तो अगर किसी व्यक्ति को बाएं खिसकना हो तो वो किधर खिसकेगा? इस साइड में। और अगर व्यक्ति को दाएं खिसकना हो तो वो किधर खिसकेगा? इस दिशा में। तो इधर बायां हो गया और इधर है दायां हो गया। ऐसे ही मैं बात करता हूं कि पंक्ति को किस पोजीशन में बैठा दें। दूसरी पोजीशन जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी वो थी दक्षिणोन्मुख। दक्षिणोन्मुख का मतलब पंक्ति का मुंह अब किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। जस्ट इस डायग्राम का अपोजिट करना है। जस्ट इसका क्या करना है? अपोजिट करना है। इस बार कैंडिडेट का मुंह किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो ये तो इसका क्या माना जाएगा भाई? यहां पे ये जो था ये बायां किनारा था, लेकिन अब मुंह विपरीत हो गया तो ये कौन सा किनारा माना जाएगा?
दायां किनारा माना जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आज की क्लास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसमें बायां क्या होता है, दायां क्या होता है, लैंग्वेज में जो, और, तथा, किंतु, परंतु, इन सब चीज़ों का क्या मतलब होता है वो चीज़ आपको बताई जाएगी। उसके पश्चात अपन 2-3 क्लासें तो वर्थ के ऊपर क्वेश्चनों की होगी, वही 2-3 क्लासें पंक्ति के क्वेश्चनों की होगी, वो फिर सिर्फ प्रैक्टिस क्लासें होंगी। तो ये कौन सा किनारा था, यहाँ ये कौन सा किनारा था, बायां किनारा था। लेकिन अब पंक्ति का मुख किस दिशा में हो गया, दक्षिण दिशा में हो गया। तो जो बायां किनारा था वह बायां किनारा अब किस में चेंज हो गया, दाएं किनारे में चेंज हो गया। और जो दायां किनारा था वो किस में चेंज हो गया, बाएं किनारे में चेंज हो गया। ये पंक्ति का अपन ने क्या माना था, मान लेते हैं एक बार पंक्ति का केंद्र है, दोनों क्या पूरी जो अपनी पंक्ति है, रो है, उसका सेंटर पॉइंट है। अब यहां से अगर किसी कैंडिडेट को दाएं खिसकना होगा तो वह इस दिशा में, और अगर उसे बायां खिसकना होगा तो वह इस दिशा में। तो ये चीज़ें हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपके बाद में कोई दिक्कत ना रहे। अगर दिक्कत आए भी तो अपन यहाँ से क्लियर कर सकें कि क्या दायां होता है और क्या बायां होता है। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट की मेन प्रॉब्लम को हम पकड़ते हैं। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में 2, 3, 4, 5 आपको कथन मिलेंगे, डेटा मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेंगे। अपन क्या करते हैं, उस चीज को स्टार्टिंग से डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। याद रखना, जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का प्रारंभ स्टार्टिंग से ही हो, कई बार अपने को प्रश्न के एंड से भी चलना पड़ता है। तो अब आगे मैं आपको ये पहले तो 2 लैंग्वेज बताऊंगा। पुराने बच्चे जो शुरुआत से स्टार्टिंग से डायरेक्शन से वीडियो देख रहे हैं उनको तो उस बात का पता है, लेकिन जो बच्चा अगर नया जुड़ा है उसको भी इस बात का पता होना चाहिए। आपको मैं 2 लैंग्वेज बताता हूँ कि वो 2 लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, और इस पूरे टॉपिक के दौरान, और पूरे टॉपिक सिर्फ इसी टॉपिक में नहीं, पूरी रीजनिंग के दौरान वो 2 चीज़ें आपके काम आएगी। मैंने कहा ए बी के बाएं दूसरा है, जो कि सी के दाएं पहला है, ठीक है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं पहला है। आगे बात समझ में, देखिए यहां तक अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए यहां तक, तो दोनों चीजें समान है। कोमा जहां आए वहां पे थोड़ा सा स्टॉपेज लेना है। ए बी के बाएं दूसरा, ए बी के बाएं दूसरा। यहां से आगे का स्टेटमेंट भी दोनों जगह सेम है, सी के दाएं पहला है, सी के दाएं पहला है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां प्रॉब्लम है सब्जेक्ट की, कि जो ये आगे के दोनों स्टेटमेंट हैं उनका सब्जेक्ट कौन होगा। तो देखिए अब दिक्कत यही होगी कि चलो ए तो बी के बाएं दूसरा है, लेकिन सी के दाएं पहला है, कौन है, ए है या बी है, ए है या बी है। तो देखो मैंने पहले भी बताया था कि अगर स्टेटमेंट में कहीं भी जो आता है, क्या आता है, जो, तब आगे का जो अपना कथन है उसका सब्जेक्ट होगा सेकंड पर्सन। कौन सा, इन दोनों में सेकंड, सेकंड का मतलब दूसरा आदमी, तो दूसरा आदमी कौन है, बी। और अगर कथन में और, तथा, अथवा, परंतु, किंतु, यानी एक ऐसा संबोधक शब्द जिसका मतलब और निकलता हो, तब जो आगे का स्टेटमेंट है उसका सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन। कौन होगा, फर्स्ट पर्सन। यानी इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सी के दाएं पहला कौन होगा, बी, और इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सी के दाएं पहला कौन होगा, ए होगा। आगे बात समझ में। अब एक बात और देखिए, यहां सी किससे जुड़ा, बी से, बी से कौन जुड़ा, ए। कई बार बच्चे पहले इसको बैठा देते हैं, इसका सॉल्यूशन अगर आप पहले करोगे तो इस डेटा को फिर आपको चेंज करना पड़ेगा, दाएं से बाएं में या बाएं से दाएं में। तो याद रखना, अगर सिटिंग अरेंजमेंट में कहीं आपको ऐसा कथन मिले कि वहां पे या तो जो या और की चर्चा हो रही है, तब आप जो है वो क्वेश्चन की शुरुआत जो है वो आगे के स्टेटमेंट से करेंगे, न कि फर्स्ट स्टेटमेंट से। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि सी से कौन जुड़ेगा, बी, बी से कौन जुड़ेगा, ए। यहां भी सी से कौन जुड़ेगा, ए से कौन कनेक्ट होगा, बी। आगे बात समझ में। तो ये 2 लैंग्वेज थी। अब अपन आगे की बात करते हैं। देखो
पहले अपन थोड़ा सा व्रत के बारे में विस्तृत पढ़ेंगे कि व्रत में जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है, अधिकतर एग्जामों में व्रत में ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लगभग 70 से 80% जो केस हैं वहाँ पे क्वेश्चन व्रत से ही उठ के आता है। 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ आएंगे। देखो, अगर व्रत में बैठने वाले सदस्यों की संख्या विषम हो तो किसी सदस्य के सामने की स्थिति को निर्धारित नहीं किया जा सकता। मान लीजिए ये एक व्रत है और मैंने कहा इसमें विषम संख्या का मतलब 3 सदस्य, 5 सदस्य, 7 सदस्य, 9 सदस्य। मान लो यहाँ पे 7 कैंडिडेट मेरे को बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 सदस्य में क्या अपन ये बात डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से किसके सामने कौन होगा? बिल्कुल नहीं कर सकते। कई बार एग्जाम में ऐसा ही करता है। अगला आपको बड़ी सी लैंग्वेज मिलेगी कि 9 कैंडिडेट किसी व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, फिर उसका डेटा मिलेगा और लास्ट में अगला यही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ राम के सामने कौन बैठा है। तो अपने को बेसिकली इस बात का पता होना चाहिए कि यदि व्रत में बैठने वाले सदस्यों की संख्या क्या हो, विषम हो, तो किसी भी सदस्य के सामने की स्थिति का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि यहाँ पे कैंडिडेट सम होते, सम का मतलब 4 6 8 10, इस संख्या में सदस्य बैठते तो फिर अपन किसके सामने कौन व्यक्ति बैठा है उस बात का निर्धारण आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसे ही अपन आगे बात करते हैं पंक्ति की। किसकी बात करेंगे? पंक्ति की। यदि पंक्ति में बैठने वाले सदस्यों की संख्या सम हो तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। व्रत में तो विषम थी तब निर्धारण नहीं हो रहा था कि किसके सामने कौन बैठेगा, लेकिन अगर पंक्ति में बैठने वाले सदस्यों की संख्या क्या हो? सम हो। क्या हो? सम का मतलब 4 6 8 10 12 ऐसे हो, तो फिर पंक्ति के बीच में कौन बैठा है इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने एक पंक्ति ली और उस पंक्ति में मैंने बोला कि 8 व्यक्ति बैठे हैं। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 व्यक्ति बैठ गए। 4 व्यक्ति इधर हो गए और 4 व्यक्ति इधर हो गए। तो अब तो ये दोनों जगह अलग अलग हो गई, तो मैं क्या ये बता सकता हूँ क्या कि इस पंक्ति के सेंटर पॉइंट पे कौन बैठा है? हाँ, यहाँ पे एक या की स्थिति और लगती है। किसकी स्थिति लगती है? या की। फिर ऑप्शन अगला ये बना सकता है कि या तो ये या ये। देखिए एक बात और बता देता हूँ, ये चीज़ आपके जो न्याय वाक्य का टॉपिक आएगा, सिलोजिज्म का टॉपिक आता है, उसमें बहुत काम आएगी। या और दूसरा और, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। और का मतलब जैसे 2 वस्तुओं को अगर एक साथ दर्शाना हो तो किसका प्रयोग होता है? और का। लेकिन 2 वस्तुओं में से किसी एक को मानते हैं तब किसका प्रयोग होता है? या का। अरे नॉर्मल अपनी भाषा में बोलते हैं कि इस बार मेरे साथ मेरे ननियाल, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों जाएंगे, इसका मतलब इस बार दोनों जाएंगे। और लग गया ना? यही आप किसी कैंडिडेट से कहो कि मेरे साथ मेरी मम्मी या मेरे पापा, इसका मतलब जाएगा तो दोनों में से, लेकिन कौन जाएगा ये अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। तो वही बात यहाँ होगी कि या तो ये या ये होगा तो इन दोनों में से, लेकिन अभी तक इसका डिसीजन हुआ नहीं कि श्योर कौन है। आगे बात समझ में? तो देखो व्रत में तो विषम बैठे तो किसके सामने कौन बैठा इसका निर्धारण नहीं हो पाएगा, और पंक्ति में बैठने वाले सदस्यों की संख्या क्या हो?
सम हो तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है इस बात का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आगे बात समझ में। अब देखिए आपको एक बात और बता देता हूं कि पंक्ति में कई बार एक नाम सामने आता है, विकीर्णतः सामने, विकीर्णतः सामने। विकीर्ण आप सबको पता है, विकीर्ण एक तिरछी रेखा होती है। जैसे यहाँ पे 3 कैंडिडेट हैं और नीचे वाली पंक्ति में भी 3 कैंडिडेट हैं। ये मैंने स्थान लिया और मैंने कहा इसके विकीर्णतः सामने, तो बच्चे का माइंड सर्वप्रथम यही जाएगा, सर्वप्रथम यही जाएगा। लेकिन यहाँ पे जाके अब वो अगला एग्जामिनर इस स्थान को पहले ही ब्लॉक कर देगा, इस स्थान को एग्जामिनर पहले ही ब्लॉक कर देगा। अब आप जरूर कंफ्यूज होगे कि विकीर्णतः सामने तो ये था लेकिन ये तो पहले से ही ब्लॉक है, तो अब मैं कैंडिडेट को बैठाऊं कहाँ। तो यहाँ इस पोजीशन में याद रखना, इस स्थान के ये दोनों स्थान विकीर्णतः सामने माने जाते हैं। ये दोनों ही स्थान जो हैं वो विकीर्णतः सामने माने जाते हैं। कई बार क्या होगा, पोजीशन बनेगी। पोजीशन का मतलब जैसे मैंने कहा एक पंक्ति के बी एक पंक्ति के किनारे पर बैठा है, एक पंक्ति के किनारे पर बैठा है। अब जैसे आपके सामने ये पंक्ति, तो किनारे तो इसके 2 हैं, एक तो बायां किनारा और एक दायां किनारा। आप दोनों जगह बी को बैठाओगे। अब बी की 2 पोजीशन बन गई कि या तो हो सकता है बी इस किनारे पर हो या हो सकता है बी इस किनारे पर हो। तो 2 पोजीशन बनने के बाद में आपके दिक्कत होगी तो कुछ नहीं है, आगे जरूर आपको एक ऐसा कथन मिलेगा जिसमें कहीं ना कहीं बी की चर्चा होगी और वो कथन इन दोनों में से एक पोजीशन को डिलीट करेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ बी को मैं बैठाऊं तब तो इसके बाएं स्थान खाली नहीं है और यहाँ बी को बैठाऊं तब इसके दाएं स्थान खाली नहीं है। और आगे मतलब अगला ये कह दे कि ए बी के दाएं बैठा है। कहाँ बैठा है? दाएं। तो अगर एक सपोज बताओ यहाँ बी को माना जाए तो फिर तो दाएं स्थान खाली नहीं है, इसका मतलब फिर बी यहाँ नहीं हो सकता, फिर बी कहाँ फिक्स होगा? यहाँ फिक्स हो जाएगा। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर 2 पोजीशन बनती है किसी के लिए भी तो उन 2 पोजीशनों में आप पहले ये देखोगे कि उसकी चर्चा और कहीं कथन में हो रही कि नहीं हो रही। पहले आप उस बात का सॉल्यूशन करोगे। आगे बात समझ में। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा और। जो बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी, देखो पीछे रेलवे पुलिस का पेपर हुआ था 2019 के दौरान, जो पेपर हुआ था रेलवे पुलिस का, उसमें बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या किया कि सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दे दिया। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न, अपनी क्या खासियत होती है, अपन एक बार प्रश्न को करते हैं फिर आगे 5 प्रश्न करेंगे तो उस प्रश्न को भूल जाएंगे कि पीछे क्या क्वेश्चन करके आए हैं। उसने सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया। अब भाषा वही, पहले वो प्रश्न उसने 8 नंबर पे दे दिया वो लैंग्वेज और 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया। फिर बीच में 10 प्रश्न आपको या 15 प्रश्नों का गैप देके फिर उसने वही लैंग्वेज दोबारा 15 नंबर पे देके एक क्वेश्चन पूछ लिया। फिर वही 5 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का गैप देके 40 नंबर पे फिर से वही लैंग्वेज देके एक क्वेश्चन पूछ लिया। तो यहाँ उसने क्या किया कि इस बच्चे का एक ही चीज के लिए, एक ही क्वेश्चन के लिए 3 बार टाइम खराब करवा दिया। एक ही क्वेश्चन के लिए 3 बार टाइम खराब करवा दिया। तो अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हो तो उस डायग्राम को आपको सेफ रखना है। क्या पता पेपर में आगे चल के कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि वो लैंग्वेज आ जाए और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगला पूछ ले। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं बताता हूं कि प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है। तो पहले अपन क्रम से बात करेंगे। बैठक व्यवस्था में पहले अपन वृत्त से बात करेंगे कि वृत्त के प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है। देखिए, वृत्त के प्रश्न की शुरुआत आपको करनी है जिस कथन में किसी सदस्य का बाएं या दाएं स्थान ज्ञात हो। प्रश्न की शुरुआत कहां से करनी है कि जिस कथन में किसी सदस्य का बाएं या दाएं स्थान ज्ञात हो, प्लेस पता हो। जैसे मैंने एक डेटा लिया कि किसी वृत्त में 8 व्यक्ति बैठे हैं
8 व्यक्ति बैठे हैं। अब मैंने पहला स्टेटमेंट दिया कि राम श्याम व मोहन के बीच बैठा है, और दूसरा मैंने कहा कि मोहन राघव के बाएं दूसरा है। देखिए, हालांकि प्रश्न के स्टेटमेंट की शुरुआत तो यहां से हुई है, तो बच्चे का माइंड तो सबसे पहले यही जाएगा कि मैं यहां से प्रश्न शुरू कर दूं, लेकिन भाई साहब यहां अभी तक 8 सदस्य हैं, और इसने कहा कि राम जो है श्याम व मोहन के बीच है, तो हो सकता है श्याम व मोहन यहाँ हो कि बीच में राम बैठा हो, यहाँ श्याम हो यहाँ मोहन हो यहाँ राम बैठा हो, यहाँ श्याम हो यहाँ मोहन हो यहाँ राम बैठा हो। इसका मतलब इस राम की कितनी कंडीशन है? 8। तो इन दोनों की कितनी कंडीशन हो गई? 16 कंडीशन होगी। क्यों? एक बार इधर है एक बार इधर है। तो एक बात बताओ, 16 कंडीशन में, क्वेश्चन में तो 2 कंडीशन में ही प्रॉब्लम आ जाती है, 16 कंडीशन तो कर ही नहीं पाओगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस स्टेटमेंट को छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बात बताई कि जिस कथन में किसी सदस्य का बाएं या दाएं स्थान ज्ञात हो, यहां देखिए स्थान ज्ञात है कि मोहन जो है वो राघव के बाएं दूसरा है। तो यहां अब राघव को चाहे कहीं मान लो, राघव को इन 8 में से आप कहीं मान सकते हो, लेकिन मानना यहां ताकि बायां और दायां क्लियर रहे। राघव को मैंने यहां माना, मोहन राघव के बाएं दूसरा, तो राघव के बाएं पहला, दूसरा, दूसरा कौन हो गया? मोहन हो गया। अब मोहन व श्याम के बीच कौन आ गया? ये मोहन और श्याम के बीच में राम आ गया। तो फिर क्या करेंगे, आगे से आगे कथन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, और आगे आपका डायग्राम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो एक बार फिर से सुन लो, वर्त में अगर बैठक व्यवस्था का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आपको प्रश्न की शुरुआत ऐसे कथन से करनी है जहां किसी सदस्य या किसी व्यक्ति का बायां या दाएं स्थान ज्ञात हो। स्थान का मतलब बाएं पहला है, दूसरा है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है। लेकिन आपको अगर ऐसा कथन शुरुआत में मिल जाए कि ठीक बीच में बैठा है, एक बात और बता देता हूं, ठीक बीच में, इसका मतलब स्पेस बीच में बिल्कुल नहीं है, दोनों के सेंटर में। एक नाम और आता है निकटतम पड़ोसी। निकटतम पड़ोसी मैंने कहा बी, ए व डी का निकटतम पड़ोसी है। तो एक बात बता देता हूं, मैं इस कथन को यह भी बोल सकता हूं कि बी ए व डी के बीच में बैठा है। क्यों? जब बी ए व डी का निकटतम पड़ोसी कब होगा? जब वो दोनों के ठीक मध्य में बैठेगा। आगे बात समझ में? तो निकटतम पड़ोसी का मतलब जस्ट बाएं या जस्ट दाएं। तो आपको शुरुआत करनी है हमेशा ऐसे कथन से कि मोहन राघव के बाएं दूसरा या तीसरा, 5वां, वो चाहे आगे डेटा कुछ भी हो, लेकिन बीच वाला जो स्टेटमेंट है उससे आपको कभी भी प्रश्न की शुरुआत नहीं करनी है। ऐसे ही अपन बात करेंगे इस साइड में पंक्ति की, किसकी? स्क्रीनशॉट ले लेना भाई बीच में वीडियो को रोक के। ऐसे ही अपन बात करेंगे किसकी? पंक्ति की। पंक्ति का अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है तो आपको प्रश्न की शुरुआत करनी है किनारे वाले कथनों से। किनारे वाले कथनों का मतलब क्या? कि ऐसा कथन जो पंक्ति के किनारों की चर्चा करता हो। ऐसा कथन जो पंक्ति के किनारों की चर्चा करता हो। अब देखिए, लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन होते हैं उसमें किनारे की स्थिति दी जाती है। ठीक है कि बाएं किनारे पे बैठा है या दाएं किनारे पे बैठा है, या फिर अगला ये भी बोल देता है कि पंक्ति के किसी छोर पर बैठा है। बाय द वे, अगर आपको किनारे वाला कथन ना मिले, बाय द वे अगर आपको किनारे वाला कथन ना मिले तो आप किसी एक सदस्य को किनारे पे मान सकते हैं। कि मान लिया कि ये पहला कैंडिडेट जो है वो किनारे पर बैठा है, बाकी स्टार्टिंग यहाँ भी जो बाएं या दाएं स्थान मिलता है उससे करनी है। अब एक बात और, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक व्यक्ति को किनारे पे मान लेते हैं, फिर उससे जोड़ते रहते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यार आदमी साथ ही हैं। आप इधर बाएं बढ़े दाएं बढ़े, आपने आदमी कर दिया 10, फिर स्थान वापस काटोगे तो काटोगे कहाँ से? वापस काटोगे तो रैंक टूटेगी। तो आपको क्या करना है, एक व्यक्ति को किनारे मान लेना है,
उसमें अगर आपको बाएं या दाएं बढ़ना है तो हमेशा न्यूनतम की पोजीशन में बढ़ोगे, और न्यूनतम का मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने स्थान आपको काउंटिंग में लेने हैं। आगे बात समझ में। आज अपन ने सिर्फ इस टॉपिक का बेसिक मैटर पढ़ा है कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, वर्त में कैसे होती है, पंक्ति में कैसे होती है, जो और किंतु। अच्छा, एक बात और बताने भूल गया मैं बीच में कि जो और परंतु वाली बात की थी, आजकल क्या करते हैं, कथन में नाम नहीं देते हैं, सीधी कोमा लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा राम श्याम के बाएं दूसरा, फिर कोमा लगा के हरि के दाएं पहला। तो कोमा का मतलब भी विद्वानों ध्यान रखना और ही होता है। कोमा का मतलब भी क्या होता है, और ही होता है। फिर अपन ने पढ़ा कि प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करनी है। वर्त के प्रश्न की शुरुआत दाएं या बाएं स्थान से करेंगे। पंक्ति के प्रश्न की शुरुआत अगर अपने को किसी किनारे की स्थिति दी गई है तो अपन उस किनारे की स्थिति से करेंगे। अगला जो वीडियो अपनी क्लास होगी, जो आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है, उसके अंदर अपन बात करेंगे वर्त के प्रश्नों की। 2 या 3 क्लास वर्त के प्रश्नों की होगी, 2 या 3 क्लास पंक्ति के प्रश्नों की होगी। आगे बात समझ में। पढ़ा हुआ मैटर अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।